सितारा कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के शासक राव सूजा और राव सूजा के बाद में राव गंगा और राव गंगा के बाद में राव मालदेव के बारे में। तो इससे जो पीछे की क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि राव जोधा और राव जोधा का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम राव बीका था, राव बीका। और राव बीका के बाद जो पुत्र था उसका नाम था सातलदेव और सातलदेव के बाद जो पुत्र था उसका नाम था राव सूजा, राव सूजा। तो जिस प्रकार राव जोधा के बाद में हमने सातलदेव पढ़ा और सातलदेव के बाद में हम पढ़ रहे हैं राव सूजा, क्योंकि राव बीका तो जोधपुर का शासक नहीं बना था, ये तो बीकानेर का ही शासक था। हाँ, तो सातलदेव के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम है राव सूजा। राव सूजा का जो शासनकाल है, राव सूजा का जो शासनकाल है वो 1492 से लेकर 1492 से 1515 तक इनका शासनकाल है। 1492 से 1515 तक इनका शासनकाल है, यानी राव सूजा का। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार राव जोधा ने सातलदेव का राज्याभिषेक किया था तो राव बीका नाराज हो गया था। तब यानी राव जोधा ने अपने पुत्र से दो वचन मांगे थे कि एक तो लाडनू का कभी शासक नहीं बनेगा, एक जोधपुर पर कभी राजा बनने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, या जोधपुर का शासक बनने की कोशिशें मत करना। अब राव बीका ने भी अपने पिता से दो वचन मांगे थे राव जोधा से कि आपकी मृत्यु के बाद में बीकानेर जो जोधपुर का राज चिन्ह और आपकी जो तलवार है वो मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तब सातल यानी राव जोधा की पत्नी का नाम सातलदेव था, सातलदेव। तब सातलदेव ने ये बात स्वीकार की थी कि जिस प्रकार राव जोधा की मृत्यु हो जाएगी, मरने के बाद में जोधपुर का राज चिन्ह और तलवार आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो राव जोधा की मृत्यु के बाद में जोधपुर का शासक सातलदेव को बनाया गया और सातलदेव के बाद में जब राव सूजा जोधपुर का शासक बना था तब राव बीका तलवार और राज चिन्ह लेने के लिए इनके पास में आया था। तब राव सूजा ने मना कर दिया, यानी राव जोधा के पुत्र राव बीका ने जब राव सूजा जोधपुर का शासक बना था तो राव सूजा के पास राव बीका तलवार और राज चिन्ह लेने के लिए आया था। तब राव सूजा ने मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया था, यानी राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर पर आक्रमण किया था। उसी समय जसमादे राव जोधा की पत्नी का नाम था। राव जोधा की पत्नी का नाम जसमादे था। राव जोधा के बड़े पुत्र का नाम राव बीका और उस बीका के बाद में सातलदेव और सातलदेव के बाद में जो पुत्र है उसका नाम राव सूजा। राव जोधा ने अपने पुत्र को राव बीका को अपने पास बुलाया और उनसे दो वचन मांगे थे। जो पहला वचन था कि एक तो आपको कभी भी लाडनू का शासक नहीं बनाया जाएगा और एक आपको कभी जोधपुर की गद्दी प्राप्त नहीं होगी। अब राव बीका बीकानेर की ओर आने लगा, यानी जांगल प्रदेश की ओर आने लगा। तब राव बीका ने अपने पिता राव जोधा से भी दो वचन मांगे थे कि आपके मरने के बाद में चलो मैं लाडनू और जोधपुर का शासक नहीं बनूंगा, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद में आप जो मारवाड़ का राज चिन्ह और आपके हाथ में जो तलवार है वो मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तब राव जोधा ने इस बात के लिए हाँ कर दी थी कि मेरे मरने के बाद में जोधपुर का राज चिन्ह और मेरी तलवार राव बीका को दी जानी चाहिए। अब जोधपुर का शासक सातलदेव बना। सातलदेव का हमने लेसन पढ़ लिया। इसके बाद में राव सूजा जब जोधपुर का शासक बना था तब राव बीका बीकानेर का राजा था। अब राव बीका राव सूजा के पास आया था अपने पिता की
निशानी को लेने के लिए, जिस प्रकार तलवार और राजचिन्ह। तो राव सूजा ने तलवार और राजचिन्ह देने के लिए मना कर दिया था। तब राव बीका राव सूजा पर आक्रमण करता है, अर्थात राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया था। उसी समय जसमादे ने जोधपुर का राजचिन्ह और तलवार देकर राव बीका को बीकानेर जाने का आदेश दिया था। अब हम पढ़ेंगे राव सूजा। तो राव सूजा का जो शासनकाल है वो 1492 से 1515 तक। पहला तो इसमें कि इस पर राव बीका ने आक्रमण किया था। इसके बाद में राव बीका ने इस पर आक्रमण किया था और उसी समय यानी राव सूजा के समय मेड़ता का स्वतंत्र शासक है। यानी बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि किनके जोधपुर के उस राजा का नाम बताइए जिनके शासनकाल में मेड़ता का स्वतंत्र शासक विरमदेव था। तो मेड़ता का स्वतंत्र शासक विरमदेव था। किनके शासनकाल में? जब मेड़ता का स्वतंत्र शासक विरमदेव था उसी समय मारवाड़ अर्थात जोधपुर का शासक राव सूजा था। उसी समय बीकानेर का शासक राव बीका था। अब क्या काम हुआ कि 1515 में और राव सूजा की मृत्यु हो गई थी। राव सूजा के पुत्र का नाम राव बाघ सिंह था। यानी राव सूजा के पुत्र का नाम राव बाघ सिंह था। राव बाघ सिंह की मृत्यु 1510 में सोजत के युद्ध में हुई थी। यानी मारवाड़ का प्रथम शासक जो सोजत के युद्ध में मारा गया उसका नाम बाघ सिंह था। और बाघ सिंह के पुत्र का नाम राव गंगा था। यानी बाघ सिंह के पुत्र का नाम राव गंगा। तो इसके बाद राव सूजा के बाद हम पढ़ेंगे राव गंगा। राव गंगा। तो राव गंगा का जो शासनकाल है वो 1515 से 1531 तक मारवाड़ का शासक राव गंगा था। राव गंगा के पिता का नाम राव बाघ सिंह था। यानी राव गंगा का विवाह है सिरोही के शासक था जिसका नाम जगमाल सिंह। यानी राव गंगा का विवाह है सिरोही के शासक जगमाल सिंह की पुत्री मणिका देवी के साथ हुआ था। इसका विवाह हुआ था। मणिका देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। इसके पुत्र का नाम मालदेव था। तो मालदेव की माता का नाम मणिका देवी और इसके पिता का नाम राव गंगा था। अब पढ़ते हैं। तो यानी राव गंगा की शासनकाल में, इसी के शासनकाल में नागौर का शासक दौलत खां। यानी राव गंगा के समकालीन नागौर का शासक दौलत खां था। अब दौलत खां और राव गंगा के बीच यानी दौलत खां और राव गंगा के बीच सेवकी का युद्ध हुआ था। तो बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सेवकी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो सेवकी का युद्ध नागौर के शासक दौलत खां और मारवाड़ के शासक राव गंगा के बीच में हुआ था। अब उसी समय राव गंगा के पुत्र का नाम जिस प्रकार बताया हमने मालदेव। उसी समय खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। यानी खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में।
अब खानवा के युद्ध यानी जब राणा सांगा, अब राव गंगा जब जोधपुर का शासक था तो मेवाड़ का शासक राणा सांगा था और दिल्ली का शासक बाबर था। तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का मैदान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। खानवा के युद्ध में राव गंगा ने राणा सांगा का सहयोग किया था। सहयोग किया था, राणा सांगा का सहयोग किया था। राणा सांगा का सहयोग तो राव गंगा ने किया था, लेकिन खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। तो देखिए दो तरह के प्रश्न हो गए, क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन इसका ये भी हो सकता है कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा का सहयोग किया था। तो मारवाड़ के शासक राव गंगा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। सेकंड प्रश्न इसका यह हो गया कि खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला मारवाड़ का कौन सा शासक था। तो खानवा के युद्ध में भाग लिया था वो तो मालदेव था, और मालदेव को किसने भेजा। तो मालदेव के पिता का नाम राव गंगा था। राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने के लिए इसे भेजा था। अब 1531 में और राव गंगा की हत्या 1531 में राव गंगा की हत्या उसके पुत्र क्या नाम बताएं, मालदेव। उसके पुत्र मालदेव ने किए थे, यानी मालदेव ने। तो राव गंगा की हत्या उसके पुत्र मालदेव ने 1531 में किए थे। ये मालदेव मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक हैं। तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कौन था। तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक मालदेव है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किसने किया, राव गंगा ने। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला मारवाड़ का शासक कौन था, मालदेव, यानी खानवा के युद्ध में। तो इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। हाँ, राव गंगा ने जोधपुर में पहला तो गंगा बावड़ी राव गंगा ने जोधपुर में गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसके बाद में गंगा श्याम मंदिर का निर्माण कराया था। गंगा श्याम मंदिर यानी गंगा श्याम मंदिर का निर्माण भी राव गंगा ने करवाया था जोधपुर में। तीसरा गांगे राव तालाब यानी गंगा बावड़ी, गंगा श्याम मंदिर, गंगा राव तालाब, ये तीनों जोधपुर में है। और तीनों का निर्माण राव गंगा ने करवाया था। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम मालदेव। तो मालदेव से संबंधित प्रश्न, अगर मारवाड़ के इतिहास से आज तक जो भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वो सर्वाधिक क्वेश्चन मालदेव से संबंधित पूछा गया है। मालदेव के बाद में चंद्रसेन का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो मालदेव का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। तो मालदेव का जो शासनकाल है वो 1531 से लेकर 1562 तक इनका शासनकाल है। 1531 से लेकर 1562 तक जो मारवाड़ का शासक था वो मालदेव था। मालदेव का जो जन्म, इसका जन्म 1511 में हुआ था। 1511 में, यानी मालदेव का जो जन्म है वो 1511 में हुआ था। इसके बाद में पढ़ते हैं तो मालदेव का राज्याभिषेक, मालदेव का जो राज्याभिषेक था वो सोजत नामक स्थान पर हुआ था। सोजत राजस्थान के पाली जिले में,
सोजत नामक स्थान राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सोजत नामक स्थान राजस्थान के पाली जिले में। तो पाली जिले यानी सोजत नामक स्थान पर मालदेव का राज्य अभिषेक हुआ था। अब मालदेव के बारे में कुछ कथन है, वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा उसका कथन। तो सबसे पहले देखो मालदेव तो मालदेव के बारे में कुछ इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नामों से उपाधि दी गई है। पहला है फारसी इतिहासकारों ने किसको? मालदेव को क्या बताया? हस्मत वाला शासक है। तो राजस्थान के इतिहास में हस्मत वाला शासक मालदेव को कहा जाता है। मालदेव को हस्मत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने इसे कहा था। बदायूनी ने इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया था। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसे बताया गया है? तो भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार मालदेव को बताया गया है। मालदेव को बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा था। हिंदू धर्म का रक्षक होने के कारण इसे हिंदू बादशाह कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म का रक्षक होने के कारण इसे हिंदू बादशाह कहा जाता है मालदेव को। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे हिंदुस्तान का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया था। यानी हिंदुस्तान का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? तो हिंदुस्तान का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है वो मालदेव को बताया गया था। तो देखो फारसी इतिहासकारों ने तो मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा था। इतिहासकार बदायूनी ने इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया है। इसके बाद में हिंदू धर्म का रक्षक होने के कारण इसे हिंदू बादशाह कहा जाता है। और इतिहासकार फरिश्ता ने इसे हिंदुस्तान का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया था। जब मालदेव यानी जोधपुर का शासक बना था, जब मालदेव मारवाड़ का शासक बना था, उस समय मालदेव के अधिकार क्षेत्र में दो स्थान थे। एक तो था जोधपुर, दूसरा था सोजत। जोधपुर प्लस सोजत, इन दो स्थानों का ही शासक था मालदेव सबसे पहले। अब मालदेव ने कौन कौन से स्थानों पर आक्रमण किया, कौन कौन से राजाओं को पराजित किया, कौन कौन से क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया, ये अब इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये रह गया मारवाड़, और मारवाड़ का शासक था मालदेव, मारवाड़ का राजा मालदेव था। ये रह गया बीकानेर, ये रह गया बीकानेर का शासक था राव जेतसी बीकानेर का राजा था, यानी मालदेव के समकालीन बीकानेर का शासक राव जेतसी था। ये रह गया पाली का एक स्थान है जिसका नाम बदराजुन है। बदराजुन का शासक था वीर राजा। बदराजुन का शासक था वीर राजा। इसके बाद में पढ़ते हैं तो ये नागौर है। नागौर का ये स्थान है मेड़ता का शासक विरमदेव। मेड़ता का शासक विरमदेव। ये रह गया नागौर का शासक दौलत खां नागौर का शासक था। दौलत खां।
और ये रह गई दिल्ली, तो दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी, शेर शाह सूरी, यानी दिल्ली का राजा था वो शेरशाह सूरी था। तो मालदेव के समकालीन राजस्थान के कौन कौन से शासक थे? तो मालदेव के समकालीन, मालदेव जिस प्रकार जोधपुर का राजा था उसी समय बीकानेर का राजा राव जेत सिंह था। मालदेव के समकालीन भद्राजुन राजस्थान के पाली जिले में, और भद्राजुन का शासक वीर राजा था। मालदेव के समकालीन मेड़ता का शासक विरमदेव था। मालदेव के समकालीन नागौर का शासक दौलत खां था। मालदेव के समकालीन दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी था। अब सबसे पहले क्या हुआ देखें, सबसे पहले कि 1531 में पहला आक्रमण, प्रथम अभियान, यानी मालदेव ने अपना प्रथम अभियान 1531 में, मालदेव ने अपना प्रथम अभियान 1531 में बद्राजुन के विरुद्ध भेजा था। बद्राजुन का शासक था वीर राजा। मालदेव और वीर राजा की सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर वीर राजा मारा गया। अर्थात मालदेव ने अपने शासनकाल में सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो बद्राजुन पर अधिकार किया था। बद्राजुन राजस्थान के पाली जिले में है। मालदेव ने अपना पहला अभियान 1531 में बद्राजुन के विरुद्ध भेजा था। अब बद्राजुन पर अधिकार हो गया। अब मालदेव ने 1533 में नागौर के शासक दौलत खां पर आक्रमण किया था। मालदेव ने 1533 में नागौर के शासक दौलत खां पर आक्रमण किया था। अब दौलत खां और मालदेव की सेना के बीच, इन दोनों के बीच 1533 में हीराबाड़ी का युद्ध हुआ था। तो हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ? तो हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में हुआ था। हीराबाड़ी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो हीराबाड़ी का युद्ध दौलत खां, नागौर के शासक और जोधपुर के शासक मालदेव के बीच में हुआ था। अब पूछे हीराबाड़ी का मैदान, तो हीराबाड़ी का मैदान नागौर में है। हीराबाड़ी का मैदान नागौर में। जिस प्रकार ये हीराबाड़ी का युद्ध हुआ था उसी समय भी मेड़ता का शासक विरमदेव था। मेड़ता के शासक विरमदेव ने हीराबाड़ी के युद्ध में और मालदेव का सहयोग किया था। अब क्या काम था कि दौलत खां के एक हाथी का नाम था दरियाब जोश, यानी दौलत खां के एक हाथी का नाम था दरियाब जोश, और युद्ध में विजय हुआ मालदेव। तो मालदेव ने दरियाब जोश जो हाथी था उसी हाथी को अपने नियंत्रण में ले लिया और मेड़ता के शासक विरमदेव को कहा कि युद्ध के बाद इस हाथी को कहाँ पहुंचाना है? जोधपुर में आपको पहुंचाना है। अब क्या काम हुआ कि हीराबाड़ी के युद्ध में भी मालदेव की विजय हुई और मालदेव ने नागौर पर भी अधिकार कर लिया। तो मालदेव ने पहला अधिकार बद्राजुन पर और दूसरा अधिकार नागौर पर अधिकार कर लिया था। अब मालदेव ने जो तीसरा अधिकार किया है, तो अब वो दरियाब जो हाथी वो मेड़ता के शासक विरमदेव ने मारवाड़ दरबार में नहीं पहुंचाया। मालदेव को वो हाथी नहीं दिया था, वो हाथी अपने पास रख लिया था इसने। इसी बात से मालदेव नाराज हो गया और मालदेव ने 1535 में मेड़ता पर आक्रमण किया था। अर्थात मेड़ता के शासक विरमदेव पर आक्रमण किया था। विरमदेव भाग गया और दिल्ली चला गया। दिल्ली में अधिकार था शेरशाह सूरी का। अर्थात शेरशाह सूरी को मालदेव पर आक्रमण करने के लिए जो प्रेरित करेगा वह विरमदेव करेगा। अब देखें इसमें क्या है। बीकानेर का शासक राव जेत सिंह, यानी हीराबाड़ी के युद्ध में मालदेव की विजय हुई थी। तो मालदेव ने
नागौर का सूबेदार मंगलियोत नामक सैनिक को बनाया था। बीकानेर का शासक राव जेतसे और जोधपुर मारवाड़ जोधपुर का शासक मालदेव के दो सैनिक थे, एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंपा। जेता और कुंपा किस शासक के दो सैनिक थे? तो जेता और कुंपा मारवाड़ के शासक मालदेव के दो सैनिक थे। जिस प्रकार रणमल और रतिपाल हमीरदेव चौहान के दो सैनिक थे, रणमल और रतिपाल। उसके बाद में गोरा और बादल रतन सिंह के दो सैनिक थे, गोरा और बादल। जेता और कुपा मालदेव के दो सैनिक थे। उसी प्रकार जयमल और फत्ता मेवाड़ के शासक उदय सिंह के दो सैनिक थे। इन दो सैनिकों इनका भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तभी मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। तो अब देखो आप, मालदेव ने 1541 में बीकानेर के शासक राव जेतसी पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, जिसका नेतृत्व जेता और कुपा ने किया था। अब मालदेव ने 1541 में जोधपुर यानी बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। तो राव जेतसी और मालदेव की सेना के बीच 1541 में साहेबा और पाहेबा का युद्ध हुआ था। साहेबा और पाहेबा का युद्ध 1541 में, और साहेबा और पाहेबा का जो मैदान है वो जोधपुर में है। ये मैदान जोधपुर में, जोधपुर का एक स्थान है फलोदी नामक स्थान पर है साहेबा और पाहेबा। तो हमें पूछे कि साहेबा और पाहेबा का युद्ध कब हुआ था? तो 1541 में साहेबा और पाहेबा का युद्ध हुआ था। अब साहेबा और पाहेबा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो साहेबा और पाहेबा का युद्ध मालदेव और राव जेतसी के बीच में हुआ था। जेतसी कहाँ का शासक था? बीकानेर का राजा था। जेता और कुपा ये दो सैनिक किसकी सेना में थे? मालदेव की। अब इस युद्ध में जेतसी मारा गया है, ये राव जेतसी मारा गया, अर्थात बीकानेर पर अधिकार किसका हुआ? मालदेव का। तो बीकानेर का जो प्रबंधक है वो किसको बनाया गया? कुंपा को। बीकानेर का जो प्रबंधक है वो कुंपा को बना दिया गया। इसके बाद में देखना आप, ये रह गई दिल्ली। तो दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। दिल्ली का राजा था शेरशाह सूरी। दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी और जोधपुर का शासक था मालदेव। उसी समय मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच, इधर से तो मालदेव और इधर शेरशाह सूरी के बीच 1544 में, यानी शेरशाह सूरी को मालदेव पर आक्रमण करने के लिए जो प्रेरित करता है वो मेड़ता का शासक कौन था? विरमदेव। हाँ, अब 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ है? 1544। बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। गिरी सुमेल के युद्ध को ही जेतारण का युद्ध कहते हैं। इसी को जेतारण का युद्ध कहते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध को जेतारण का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध हुआ था पाली जिले में। तो जेतारण का मैदान कौन से जिले में है? तो जेतारण का मैदान पाली जिले में है। गिरी सुमेल का मैदान भी पाली में है, यानी गिरी सुमेल के युद्ध को जेतारण का युद्ध कहते हैं। ये पाली में है और ये युद्ध हुआ था 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी की सेना के बीच। इस युद्ध में विजय हुआ शेरशाह सूरी विजय हुआ था। इस युद्ध में मालदेव ने शरण ले ली थी। यानी जोधपुर पर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का। जोधपुर पर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का। अब ये यहाँ बाड़मेर है, एक बाड़मेर जिला, और बाड़मेर में एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग।
बाड़मेर में एक दुर्ग है जिसका नाम सिवाना दुर्ग है। तो मालदेव जिस प्रकार शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर आक्रमण किया और आक्रमण के समय मालदेव और बाड़मेर के सिवाना दुर्ग में चला गया। इसी कारण ये सिवाना दुर्ग मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी अर्थात मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग को माना जाता है। सिवाना दुर्ग राजस्थान के बाड़मेर जिले में, सिवाना दुर्ग राजस्थान का एकमात्र वन दुर्ग है। ये दुर्ग लूनी नदी के किनारे बना हुआ है। अब शेरशाह सूरी ने और जोधपुर का सूबेदार ख्वाजा खां को बनाया था। ख्वाजा खां बहुत अच्छा पर्सन है कि शेरशाह सूरी, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया था? ख्वाजा खां। यानी शेरशाह सूरी ने 524 दिनों तक जोधपुर पर अधिकार किया था। यानी 524 दिन ही शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार किया था। जब शेरशाह सूरी जोधपुर का शासक था तो मारवाड़ के तब मालदेव ने कौन से दुर्ग में शरण ली थी? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। अब 1545 में उड़ीसा के कालिंजर नामक स्थान पर बारूद में आग लगने से शेरशाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु का समाचार सुनकर सिवाना दुर्ग से चला मालदेव और जोधपुर पर मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया। अर्थात 1545 में मारवाड़ का पुनः शासक मालदेव को बनाया गया। जेतारण यानी गिरिश इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। शेरशाह सूरी ने विजय के बाद कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये कथन किसका था? तो ये कथन शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में यह कहा था। अब देखेंगे हम सब आगे। शेरशाह महाराणा कुंभा को छोड़कर कुंभा के बाद दो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभा के बाद सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता माना गया है वो मालदेव को माना गया है। कुंभा के बाद सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता माना गया है वो मालदेव को माना गया है। मालदेव ने राजस्थान में कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो वो दुर्ग देखेंगे। पहला दुर्ग पोकरण दुर्ग है। तो पोकरण दुर्ग जैसलमेर में है। यानी पोकरण दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? मालदेव ने। दूसरा दुर्ग बनवाया था इसने सोजत दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में? पाली के अंदर। तीसरा दुर्ग बनाया था इसने सारण दुर्ग। ये सारण दुर्ग भी राजस्थान के कौन से जिले में? पाली के अंदर। इसने चौथा दुर्ग बनाया था मालकोट दुर्ग कौन से जिले में? नागौर में। तो यानी मालदेव ने राजस्थान में 4 दुर्गों का निर्माण करवाया था। पोकरण दुर्ग जैसलमेर, उसके बाद में सोजत दुर्ग पाली और इसके बाद में सारण दुर्ग भी पाली और मालकोट दुर्ग नागौर। मालदेव की जो पत्नी थी उसका नाम उमादे था। मालदेव की जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम उमादे था। उमादे जैसलमेर के बाटी शासक जैसलमेर का एक बाटी शासक था जिसका नाम था लोणकरण सिंह। जैसलमेर का एक बाटी शासक था जिसका नाम लोणकरण सिंह था। लोणकरण सिंह की पुत्री थी और काम प्रवृत्ति की भावना से ये मालदेव से रूस गई थी। इसी के कारण इतिहास में इसे रूठी रानी कहते हैं।
रूठी रानी कहते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में एक बार का परीक्षा में पूछा गया है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में रूठी रानी के नाम से उमादेव प्रसिद्ध थे, यानी उमादेव मालदेव की पत्नी थे। उमादेव ने अपना अधिकांश समय तारागढ़ दुर्ग में पूरा किया गया। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में पूरा किया था इसने। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में उमादेव ने अपना अधिकांश समय पूरा किया था। अब 1562 में जब मालदेव बीमार हो गया था, तब मालदेव ने ईसरदास को भेजा था। मालदेव ने ईसरदास को भेजा था, किसको बुलाने के लिए? उमादेव को बुलाने के लिए। तब ईसरदास गया था उमादेव के पास तारागढ़ दुर्ग अजमेर में कि आपको मालदेव ने बुलाया है। तब ये उमादेव वहाँ से जैसे प्रकार यानी तारागढ़ दुर्ग से निकली तो रास्ते में उसे एक महिला मिली थी, चारण जाति की महिला थी, जिसका नाम आशा बारठ था। आशा बारठ ने और उमादेव पर एक अनुचित डायलॉग का उपयोग किया था, जिसके कारण उमादेव को गुस्सा आ गया और उमादेव ने ईसरदास को कह दिया कि मैं मालदेव के पास नहीं जाऊंगी। अब 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई थी। तब उमादेव अजमेर से जोधपुर मारवाड़ आई थी। तो मालदेव की पगड़ी के साथ उमादेव सती हुई थी। इसे कहते हैं अनुमरण। इसे क्या कहते हैं? अनुमरण। अब देखो आप, हाँ, मालदेव के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र राम, उदय और चंद्रसेन। यानी एक बड़े पुत्र का नाम राम था, दूसरे का नाम उदय था, तीसरे का नाम चंद्रसेन था। इसके बाद में मालदेव के 2 पुत्रियां थी मालदेव के। एक का नाम था कनकबाई और दूसरी का नाम था लालबाई। कनकबाई और लालबाई ये मालदेव की 2 पुत्रियां थी। कनकबाई ने इनका विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ हुआ था। गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ हुआ था। जबकि लालबाई का इसका विवाह है शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम के साथ का इस्लाम शाह के साथ इसका विवाह हुआ था। तो राम, उदय और चंद्रसेन ये मालदेव के पुत्र थे। मालदेव की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम कनकबाई था, एक का नाम लालबाई था। कनकबाई का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ हुआ था और लालबाई का विवाह शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम के साथ हुआ था। अब इसके बाद यानी मालदेव के शासनकाल में कुछ साहित्यों की भी रचना हुई थी। जिस प्रकार मालदेव के शासनकाल में या मालदेव के दरबार में कौन कौन से साहित्यकार थे। एक का नाम था, यानी मालदेव के दरबार में जो साहित्यकार थे उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी। एक साहित्यकार का नाम था नरसेन। इसने जिन रात्रि नामक ग्रंथ की रचना किए थे। जिन रात्रि यानी नरसेन। तो जिन रात्रि नामक ग्रंथ का जो रचयिता है वो नरसेन है। इसके बाद में दूसरे जो साहित्यकार थे उसका नाम था देईदास। दूसरे साहित्यकार का नाम देईदास था, जिसने जेतावली रिवेली नामक ग्रंथ की रचना की थी इसने। और तीसरे साहित्यकार का नाम था दुद्दो विसराल। ये भी एक साहित्यकार था। इसने रतन सिंह
हरिवेली ग्रंथ की रचना किए थे। ये जो नरसेन है, दईदास है, दुद्धो विसराल है, ये मालदेव के शासनकाल में एक साहित्यकार थे, यानी मालदेव के दरबार में साहित्यकार थे। यानी नरसेन ने जिन रात्रि ग्रंथ की रचना की थी, देईदास ने जेतावली रिवेली ग्रंथ की रचना किए थे, दुद्धो विसराल ने रतन सिंह हरिवेली ग्रंथ की रचना किए थे। थैंक्स, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।